जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार सब लोगों की मुस्कुराहट सुबह सुबह दिखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार सारे लोग बताएंगे आप सब कैसे हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका खिलजी वंश के बारे में। उम्मीद करूंगा आपने एक अच्छा रिवीजन किया होगा। बहुत ध्यान से हमेशा साथी आप पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे सपने तभी सच होंगे जब उन सपनों को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए हम किन मानकों पर खरे उतरते हैं, कितनी मेहनत हम करते हैं। क्या हमसे ज़्यादा मेहनत किसी और ने की होगी तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि सफलता उसके हिस्से में जाएगी। यदि हम उनसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो वो सफलता फिर हमारे हिस्से में आएगी। तो इसी क्रम को शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से आपको फोकस करना है एकदम से कंटेंट पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हमने आपको बताया था खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी को निकी, अभिनव, आशु, गुजर, ऋतिक राठी, अभिषेक भाई, सुमन, प्रियांशी दीदी, सारे साथियों का बहुत स्वागत है, बहुत सारा स्वागत है। हमने कल आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के आपका ये 4 विजय अभियानों के लिए उसने व्यक्तियों को चुना था। ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ठीक है, बड़े आराम से अगर आप प्यार से सुनेंगे, फोकस किया करो, लिखने पर कम ध्यान दो वहाँ कमेंट सेक्शन पे, और यहाँ हमेशा ज़्यादा फोकस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहली बात, एक उसकी जो विक्ट्री रही नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत पर जो उसने विजय पाई। तो उत्तर भारत में आप जानते हो गुजरात भारत के उत्तर स्थिति में है। ये हिस्सा कौन सा है हमारा? ये उत्तर भारत का हिस्सा है। तो सबसे पहले उसने यहाँ पर अभियान किया 1297 से 98। आप मुझे बताइए अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? तो आप कहेंगे भैया अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा 1296 में, यानी अगले ही वर्ष। यहाँ जाकर के उसने राजा कर्णदेव को हराया और उसकी पत्नी जो थी कमला देवी से शादी कर ली। और साथ में कर्णदेव की जो पत्नी थी उनको मल्लिका ए जहां कहा, यानी इस पूरे जहान की मल्लिका। यहीं से उसको मलिक काफूर 1000 दिनारी को खरीदा गया। ठीक है, किससे खरीदा था? नुसरत खान ने इसको ख्वाजा नामक व्यापारी से खरीदा था। मलिक काफूर जो कि साथी आपका कहते हैं कि एक किन्नर था, हिजड़ा था। और दक्षिण भारत की जो विजय अलाउद्दीन खिलजी ने पाई वो 1000 दिनारी यानी मलिक काफूर की वजह से पाई। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी इसको प्यार भी करता था, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, और बाद में यही उसकी मृत्यु का कारण भी बनता है। ठीक है, ये गुजरात अभियान में उसने किया। रणथंबोर राजस्थान में 1301 में हमीर चौहान, लेकिन इनकी पत्नी थी रंग देवी। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि ये भी जिस तरह से शादी की थी कमला देवी ने, ये भी मुझसे शादी करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रंग देवी ने जौहर कर लिया। जौहर का मतलब है कि अपनी अस्मिता, अपने परिवार की इज्जत, अपने साम्राज्य की इज्जत, अपने कुल की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान को गवा देना, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना कि हम किसी और के नहीं हो सकते, हम इस कुल के, इस परंपरा के हैं। यहाँ पर कहते हैं रणमल नाम के एक व्यक्ति के धोखे की वजह से हमीर चौहान की हार हुई थी। नुसरत खान इस युद्ध में मारा गया था। नुसरत खान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। बात क्लियर है बॉस? बात क्लियर है सर? ऐसे बोर्ड साफ दिखता है? हाँ, वही तो हम कह रहे थे तुमको, और क्या समझाया था हमने। हमारी बात अगर तुम एक ही बात में मान लोगे तो आसान रहेगा, जिंदगी आसान रहेगी, है ना। और अपना दिमाग लगा के कुछ लॉजिक्स लगाओगे तो अंत में फिर पाओगे कि नहीं, ऐसा नहीं था। चित्तौड़गढ़ का अभियान, चित्तौड़ कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। 1303 में बहुत पूछा जाता है उत्तर भारत के सभी अभियानों में, अगर किसी का वर्ष पूछा जाता है तो वो चित्तौड़गढ़ के अभियान का। यहाँ पर राणा रतन सिंह जी थे। ये जो आपका चित्तौड़गढ़ आप जानते हैं महाराणा प्रताप जी का संबंध रहा है, जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे, उन्हीं के पूर्वज हैं। इनकी पहली पत्नी, उनका नाम था नागमती, दूसरी पत्नी थी पद्मिनी, है ना। इन्हीं के दो सेनापति थे गोरा और बादल, जिनके बहुत किस्से सुनाए जाते हैं। गोरा और बादल ने अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़बरदस्त लोहा लिया था। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को एक बार, अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह जी को एक बार कैद कर लिया था, तो गोरा बादल छुटा के ले आए थे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। पद्मिनी के ऊपर ही एक पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। कहानी क्या है?
बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पर, क्योंकि दरअसल में ये घटना हुई है 1303 में, और मलिक मोहम्मद जायसी ने जो इस किताब को लिखा वो लिखा सन 1540 में। यानी आप मुझे बताओ कितने सालों के बाद लिखा? तो आप कहेंगे भैया लगभग 250 वर्षों के बाद लिखा है। तो कोई लेखक यदि किसी घटना का वर्णन, मान के चलो आज कुछ हुआ है, उसके बारे में कोई 250 साल बाद लिखे, तो कितनी विश्वसनीयता रह जाएगी आप बताइए? तो डाउट किया जा सकता है या नहीं? तो रानी पद्मिनी दरअसल में ये सिंगल देश की राजकुमारी थी। सिंगल देश कहते हैं आज वर्तमान में श्रीलंका को। तो कहते हैं इनके पास में एक हीरामन तोता था, और राणा रतन सिंह एक दिन घूम रहे थे तो उन्होंने हीरामन तोते की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा यार तुम्हारी गर्दन कितनी सुंदर है, दुनिया में मुझे नहीं लगता कि तुमसे सुंदर भी कुछ हो सकता है। तोते की तारीफ कर रहे थे। तोते ने कहा नहीं राजन, आप गलत कहते हैं, अभी शायद आपने सिंगल देश की राजकुमारी पद्मिनी को नहीं देखा है। तो कहते हैं कि फिर उसके बाद में, और उन्होंने फिर अपनी मतलब शादी के लिए वहाँ प्रस्ताव भेजा। उनकी शादी भी हुई, लेकिन जो पहली पत्नी थी नागमती, तो वो उनका भी वर्णन आता है आपका पद्मावत में, तो मलिक मोहम्मद जायसी में, जिसमें नागमती का वियोग लिखा गया है। नागमती किस तरह से परेशान हुई जब उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। समझ पा रहे हैं? तो क्या बोलेंगे, चित्तौड़गढ़ का अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। बहुत पूछा जाता है, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के खिजराबाद। और यहीं पर उसने ये कह दिया था कि मेरे बाद में जो गद्दी पर बैठेगा वो खिज्र खां होगा। यानी इससे पहले कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। फिर एके आया, और फिर इसने बोल दिया अब खिज्र खां होगा, के होगा एके। 1316 में खिलजी की मृत्यु के बाद 1398 में चित्तौड़ फिर से स्वतंत्र हो गया था तुरंत। चित्तौड़ की अपनी महानता रही है, राजपुताना की अपनी एक महानता है। मालवा का अभियान 1305 में इन्होंने किया, मध्य प्रदेश क्षेत्र में। यहाँ राजा थे महलक देव, वो मारे गए। सिवाना को उसने जीता, जालौर क्षेत्र को जीता, ये उत्तर भारत में राजस्थान क्षेत्र में। इसके बाद में अलाउद्दीन ने जो उत्तर को जीत लिया, आप जानते हैं वो तो कहता था कि विश्व विजय उसको करनी है। तो उत्तर भारत तो जीत लिया, तो दक्षिण भारत बचा। दक्षिण भारत पर विजय का जो श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को जाता है। कहाँ से मुझे बताएं फटाफट से, किस अभियान से मलिक काफूर को प्राप्त किया गया था साथी? आते हैं। दक्षिण का पहला अभियान देवगिरी पर 1296 में वो स्वयं गया था। मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर था तो अलाउद्दीन ने सोचा था मुझे लड़ने के लिए धन चाहिए, और उस धन को लेने के लिए मेरे चाचा मुझे परेशान कर रहे हैं, कहते हुए दक्षिण चला गया था। वापस लौटा, चाचा की हत्या की थी, तो ये तो स्वयं है। जब वहां से आया था देवगिरी से, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि हर साल तुमको टैक्स भेजेंगे, अलाउद्दीन तुम युद्ध करने मत आना। तो जब उन्होंने टैक्स भेजना बंद कर दिया था तो दो बार फिर से अटैक किया था, 1307 और 1311 में। इसीलिए ये 3 वर्ष लिखे हुए हैं। तेलंगाना में वारंगल क्षेत्र पर प्रताप रुद्रदेव था। यहीं से जो गोलकुंडा की खानें थीं, आज अगर हम बात करें वारंगल क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इस क्षेत्र में आपका खानें हुआ करती थी गोलकुंडा की। उन्हीं गोलकुंडा की खानों से निकला था कोहिनूर का हीरा। भारत के इतिहास में एक अलग ही स्थान है कोहिनूर के हीरे का। तो कोहिनूर हीरा इसी ने, यहाँ के राजा प्रताप रुद्र देव ने ही अलाउद्दीन को दिया था। होयसल यहाँ पर वीर बल्लाल शासक था, उसको इसने कब्जे में किया। पांड्य शासकों सुंदर और वीर पांड्य को उसने हराया, और कहते सबसे ज्यादा उसको यहाँ से धन प्राप्त हुआ, 96,000 मन सोना। एक मन में 40 किलो होते हैं, तो आप सोचिए 96,000 मल्टीप्लाई बाई 40 तो कितना आएगा? तो इतना उसको यहां से धन प्राप्त होता है। ठीक है। कोहिनूर के हीरे का इतिहास, कोहिनूर के हीरे का इतिहास ये रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, जिसका शुरुआत में जो वजन हुआ करता था वो हुआ करता था 787 कैरेट, यानी कि 158 ग्राम के करीब में वो आपका सोना था। वर्तमान में उसका वजन, क्योंकि उसकी चमक जो है बरकरार रखने के लिए हीरे में जैसे सोने में कैरेट तो होता है शुद्धता का प्रतीक, लेकिन हीरे में कैरेट होता है वजन। उसकी चमक बनाए रखने के लिए हीरे की घिसाई अक्सर चलती रहती है, तो उसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है, गोलकुंडा की खान से यह मिला था। पानीपत का जब पहला युद्ध होगा सन 1526 में, ये आप पढ़ लेना, ये कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, हमने इसलिए लिखा है ताकि आप पढ़ पाओ। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से ये हीरा हुमायूं को मिला था, उसके बाद शाहजहां को,
शाहजहां ने इसे एक सिंहासन बनवाया था जिस पर वो बैठ के गद्दी पे, मयूर सिंहासन, उसमें इसको लगवा दिया था। 1739 में एक बाहर से विदेशी आदमी आदमी आया था, नादिर शाह। उसने इस पर अटैक करके मयूर सिंहासन को अपने साथ में कहाँ ले गया था? ईरान, यानी कोहिनूर भी चला गया। नादिर शाह की हत्या के बाद में ये अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा वहाँ ईरान में। ब्रिटिश अधिकार के बाद 1911 में महारानी मैरी ने इसे अपने ताज में जड़वा दिया और वर्तमान समय में लंदन के टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में मौजूद है, यानी कि ये ब्रिटेन में। जो महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था दिलीप, वो महारानी की ताजपोशी के लिए जा करके लंदन ही दे के आया, वो हीरा गिफ्ट करके आया था। अब आप देखिए भारत का साम्राज्य उस समय पर, और ये वाला जो पार्ट है ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है। तो आप क्या कह सकते हैं कि लगभग भारत के सारे साम्राज्य पर लगभग 90% पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। हाँ या ना दोस्त? बताएं बॉस। आपका होगा हाँ जी। अब अलाउद्दीन के कार्यों पर, जहां एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्यों को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी उसने मार्केट को बहुत अच्छा किया। उसने बोला कि भाई लूट नहीं होनी चाहिए, आपका पैसे का गलत कोई कुछ रेट ले रहा है, कोई कुछ रेट ले रहा है, नहीं, फिक्स रेट होगा बाजार में। एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को क्या दिया? नगद वेतन। ये क्या कहता था? ये कहता था कि भाई आप जमीन का एक टुकड़ा देते हो, उस जमीन का टुकड़ा एक सैनिक को दे दिया गया, दूसरे सैनिक को भी एक जमीन का टुकड़ा दिया गया। कुछ दिन बाद इस सैनिक के तो 3 बच्चे हो गए और इस सैनिक के हो गए 4 बच्चे। अब आप कहोगे नहीं ये तो सैनिक की गलती है, 4 बच्चे हो गए, चलो कोई बात नहीं, 3 3 हुए, उनके अलग अलग परिवार हो गए, फिर सेना में सेवाएं दे रहे हैं। तो अलाउद्दीन का ये मानना था कि एक किसी के बूढ़े माँ बाप चाचा ताऊ किसी की जिम्मेदारी हो सकती है, भाई किसी व्यक्ति पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी पर कम, किसी के हिस्से में कम आती है, किसी के में ज़्यादा। जैसे शायद आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आपके घर के लोग भी उम्मीद देखते होंगे आप कामयाब होगे तो छोटे बहन भाई का भविष्य आप संभाल लोगे। किसी के नहीं होंगे, कोई अकेला होगा, किसी के वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, अपनी लाइफ से मेंटेन करनी है। ओके, तो ये अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मेरी जो सेना है, मेरे जो सैनिक हैं, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना तो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अगर उन सबके बराबर कर्तव्य है तो उनके परिवार को मैं संभालूंगा। तो उसने नगद वेतन देना शुरू किया था। हुलिया लिखवाया सैनिकों का। आज भी आप भर्ती हो गए, जैसे मान के चलो आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होंगे तो लिखा जाएगा, जैसे मेरा ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ना, मोल ऑन द राइट साइड ऑफ नेक, गर्दन के दाएं हिस्से पर एक मस्सा है, कट ऑन द आई, ऐसे लिखा जाता है। इसको बोलते हैं हुलिया लिखवाना। ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। जब तुम्हें लिखवाया जाए ना दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग पढ़ाई में, तो याद करना तुम, भैया हमारा भी हुलिया लिखवाया जा रहा है, अलाउद्दीन खिलजी हो रहे हैं। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा, घोड़े को मार्क कर दिया जाता था एक साइन से। अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि भाई हमको दुनिया जीतनी है, युद्ध जीतने हैं तो अच्छे घोड़े चाहिए। अच्छे घोड़े अगर चाहिए तो अच्छे घोड़ों को उनका टेक केयर होना चाहिए, उनकी देखभाल हो। लेकिन क्या होता था, जब युद्ध की स्थिति होती थी तो उनका इस्तेमाल होता था घोड़ों का युद्ध में। लेकिन जब युद्ध बंद हो जाते थे तो लोग उनसे सवारी ढोने लग जाते थे, हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारी, तुगड़ुक 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 घोड़ा इधर से उधर भागता था। अलाउद्दीन को इस बात का पता चला, वो घोड़े रोज सवारी ढोएंगे, लोगों को ढोएंगे तो कमजोर हो जाते थे। तो उसने कहा भैया नहीं, ये नहीं चलेगा, सवारी ढोने वाले घोड़े अलग रहेंगे, युद्ध में जो भाग लेंगे उनको मार्क कर दो। तो घोड़ों को दागा गया। क्यों दागा गया समझ गए? भू राजस्व, यानी कि आप जितना भी पैदा करोगे उसका आधा अलाउद्दीन खिलजी को दोगे। भाई तुम्हारी सारी चीज, तुमको पैसा किस चीज के लिए चाहिए? बाजार से वस्तुएं खरीदने के लिए। उसने सब कंट्रोल कर लिया है, पैसे तुम्हारी महंगाई बढ़ने नहीं दे रहा। नहीं तो सरकार आज क्या करती है, जमीन का मुआवजा देती है किसानों को, किसानों को पागल बनाती है, और फिर वहीं उसी जिस गांव में मुआवजा दिया उसके पास 4 5 शराब के ठेके खोल देती है। 4 5 शराब के ठेके खोल देगी फिर वहाँ। फिर तुम्हारा पैसा कहाँ चला जाएगा? सब, ज़्यादातर लोगों का जो बेचारे वैसे हैं उनका सबका पैसा चला जाता है उधर। चीज़ों की कीमतें बढ़ा देगी, महंगाई कर देगी, उस क्षेत्र में चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, बड़े बड़े शोरूम आ जाएंगे। तो होता क्या है जनरली, तो वो पैसा वैसे भी जाता है। तो ये कह रहा भैया सारी चीज़ें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आधा पैसा मैं दे दूँ, बात एक ही है, आधा आप रखो, बाकी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। खुम्स कर लूट का 4/5 कर दिया। अगर आप पड़ोसी राज्य से कुछ भी लूट करके आते हो, पड़ोसी राज्य को यदि कमजोर आप कर रहे हैं तो 80% देना होगा, उसी को बोलते हैं 4/5 पार्ट।
क्या बोलेंगे? 80%। दान की भूमि को इसके समय पर खालसा कहा जाता था। भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। जैसे भूमि बोलते हैं ना, आपके यहाँ कैसे बोलते हैं? बीघे में, एकड़ बोलते होंगे, या फिर हेक्टेयर में बोलते होंगे। ऐसे ही बिस्वा भी होता है। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ तो लगभग आपका 6.25 का है। 7 एक आइडियल मान लो, कहीं पर 5.5 होता है एक बीघे में बिस्वा। ठीक है। सिक्कों पर तारीख इसने लिखनी शुरू की। इसने सभी वस्तुओं की, जो आवश्यक वस्तुएं थी, उनकी कीमतें फिक्स कर दी थी, निर्धारित। बाजार नियंत्रण की नीति की जानकारी कहाँ पर मिलती है? तारीख फिरोजशाही, जो कि बर्नी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो वो बर्नी से अच्छा राइटर शायद ही कोई हो। घोड़े दागने और सैनिक हुलिया लिखने की इसने शुरू की। भैया समझ आ रहा ना? आराम से, धीरे धीरे। सैनिकों को नगद दे देने की व्यवस्था भी मैंने बताई आपको। शराब और मादक पदार्थ पर रोक लगा दी, अल्कोहल को बैन कर दिया। इसी ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। जो पोस्टल, आज पोस्ट ऑफिस है या पोस्टल है सर्विसेज है, वो सब इसी ने शुरू की। कुछ डिपार्टमेंट इसने बनाए, जैसे फाइनेंस की चीज़ों को देखने के लिए आज भी होता है। जैसे वित्त मंत्रालय है हमारे पास में, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है। हर चीज़ के लिए हमारे पास, एमएसएमई के लिए है, उद्यम के लिए, उद्योग के लिए है। तो दीवान विजारत ये वित्त विभाग था। दीवान आरिज ये सैन्य विभाग था। दीवान रसालत बहुत पूछा जाता है, दीवान रसालत विभाग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक विदेश विभाग था। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण के लिए थी। जो मंडियों को देखता था कि मंडी में, यानी कि बाजार में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, उसको बोलते थे सहना ए मंडी। आप तोल पर नजर रखी जाती थी। अगर आपने किसी को सामान कम तोल के दिया है तो उसका बॉडी पार्ट ले लिया जाएगा, यानी कि उसके शरीर से उतना ही हिस्सा काट करके उतना वजन दिया जाएगा। डरते थे सब लोग अलाउद्दीन खिलजी से। इसके टाइम पे पता नहीं था कौन है, बलबन की तरह बहुत गुप्तचर इसने बाजार में छोड़ रखे थे कि भी चुपचाप देखते रहो। ग्राहक बन के चले जाते थे लोग। अब यही है, कभी पता चले राजा का आदमी ग्राहक बन के आ गया तो क्या फिर दी एंड हो जाएगा, क्या काट लें पता नहीं। गुप्तचर को बरीद कहते थे इनके टाइम पर। कपड़ा विभाग का जो प्रमुख होता था वो सराय उदल था। जो भेदी होते थे उनको बोलते थे मुन्ही, यानी कि जो भेद बताते रहते थे इधर उधर के। अलाउद्दीन खिलजी की मौत जो हुई वो 1316 में एसेटाइस, यानी कि आपका एसेटाइस, या इसका मतलब है कि आपका पेट के रोग, एक जलोदर रोग होता है ना, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण कार्य भी किए। जैसे इसके ज़्यादातर निर्माण कार्य दिल्ली में हुए थे। हजार खंबा महल, सीरी का किला, ये रहा। सीरी का किला, ये कहते हैं कि मंगोल आक्रमण आपने देखा था, बलबन के टाइम पर भी हुए, मैंने आपको बताया था 1279 और 1285 में। 1241 में भी हुए थे पहले। तो मंगोल आते रहते थे भारत में, तो इसने क्या किया, उनके लिए किला ही बनवा दिया था, सीरी का किला। बहुत पूछा जाता है। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई? इसी ने बनवाई। अलाई दरवाजा, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, उसका साउथ गेट है। आप सारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी उसको किसने बनवाया था और वो कहाँ पर स्थित है? हौज खास, ये सब दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए। अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद में गद्दी पर मलिक काफूर, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि बताओ मलिक काफूर भी खिलजी वंश में गद्दी पर आ गया था। हाँ जी, बहुत अत्याचार किया इसने। इसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटों की आंखें भरे दरबार में निकलवा ली थी चाकू से। कहते हैं उसकी आंख को उसने ऐसे एक कटार से निकाल लिया था। फिर 36 दिन बाद इसकी हत्या हुई और मलिक काफूर के बाद गद्दी पर जो आया वो मुबारक शाह खिलजी आया, 1316 से 1320। इसको पागल बादशाह कहा जाता है। क्यों? इसका मन करे दरबार में नंगा आ जाए, बिना कपड़े पहने, औरतों कपड़े पहने आए, सलवार पहन करके आ जाए, मतलब कुछ भी कर सकता था ये। इसको एक आदमी पसंद आ गया, मुबारक हसन, और मुबारक हसन इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन ये मुबारक हसन को हक करता था दरबार में, चुंबन आलिंगन करता था, उसको चूमने लग जाता था। वो बोले भैया ये क्या आफत है, लेकिन राजा है, सबसे बड़ी आफत ही राजा है, वो कुछ कर नहीं सकता था। राजा गर्दन कटवा देगा, क्या कटवा दे, चुपचाप सहता रहा। एक दिन उसको मौका मिला, वही मुबारक हसन बाद में इस मुबारक शाह पागल बादशाह की मौत का कारण बना। तो गद्दी पर कौन आया? मुबारक हसन। इसका शासनकाल रहा आपका 1316 से 1320।
और इसके समय पर जो आपका क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे शासनकाल में हमने गलती कर दी है, मुबारक शाह खिलजी ये 4.5 महीने शासक रहा था, 1320 में बना है, 1320 में बना था, 1320 से 20 यानी 4.5 महीने शासन रहा था इसका। ये जो शासन है 4 साल, ये किसका है, मुबारक शाह खिलजी का है। ठीक है बॉस, याद रखेंगे इस बात को। देवगिरी अभियान इसने भी किया, जब उन्होंने, आपको पता है कि टैक्स देना बंद कर दिया था, उसके बाद में रामचंद्र देव जो थे देवगिरी के शासक, याद है ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, तो उनका जो दामाद था राजा हरपाल, उसने भी टैक्स देने को मना कर दिया था, तब इसने वहां पर भी अभियान किया था। और ये 4.5 महीने रहा, और अंतिम खिलजी शासक इसको कहा जाता है। प्रथम और अंतिम शासक मत भूलना भैया, प्रथम और अंतिम शासक इनके आपको हमेशा याद रखने हैं। तो ये बात कहा जाता है कि भाई क्यों ऐसा हुआ आपका खिलजी साम्राज्य में कि मुबारक हसन के बाद में सत्ता किसी और के हाथ में पहुंच गई। तो इनके खिलाफ जो संगठन का नेतृत्व था वो किया था गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने इस्लाम का नारा दे दिया, पंजाब में बैठे हुए उसने कह दिया कि इस्लाम के हितों की रक्षा ये शासक नहीं कर रहे हैं, हमें इस्लाम के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और इस तरह से उसके खिलाफ क्या अभियान कर दिया, खिलजी वंश के खिलाफ, उनकी कमजोर स्थिति को देखते हुए। इन्हीं दौर में अलाउद्दीन खिलजी के समय एक विदेशी यात्री था, वो भारत की यात्रा पर भी आया था, जिसने बुक लिखी है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो जो गाजी मलिक है, जिसने आपका कहते हैं कि भाई एक इकट्ठा अभियान किया कि भाई हमको आपका एक लड़ाई लड़नी है इस्लाम के कमज़ोर होने की वजह से, तो वही आपका तुगलक वंश की नींव रखता है। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश है, जरा एक बार बताएं सारे लोग। हमने आपको बताया 1206 से 1290 क्या रहा, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में आपका आया खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में 36 दिन मलिक काफूर। फिर आपका कौन आया, क्या बोलेंगे, कौन आया था बोलेंगे फटाफट से, पागल बादशाह जिसको हमने कहा, जिसकी मौत का कारण आपका बना फटाफट से बताएं, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी की मौत का कारण कौन बना, अंतिम जो आपका साथी खिलजी सम्राट रहा, उसका नाम बताइए फटाफट से। तो तुगलक वंश, उसके बारे में जानकारी मिलती है, एक तो बरनी जानकारी देता ही है दिल्ली सल्तनत के बारे में। एक अमीर खुसरो ने जो तुगलकनामा लिखी है, एक इब्न बतूता आया था यहाँ तुगलक वंश के समय पर, वो दूसरे देश से आया, मोरक्को देश से, या मूर देश हम कहें, उसने भी लिखा यहाँ पर आकर के। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा, खुद नहीं लिखी राजा ने, ये राजा है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ऐसे तुगलक वंश के बारे में हमको पता चलता है। तो संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिसको हमने मलिक गाजी कहा। इसके पिता कुतुलक खां बलबन के सैनिक थे। आपको याद होगा तो हमने आपको एक बात बताई थी, लोह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी, आपको होगा भैया, वो तो बलबन ने अपनाई थी। इसके खिलाफ अपनाई थी, मेवातियों के खिलाफ। जो 3,000 लोग भर्ती किए गए थे वो कौन लोग थे, अफगान थे। ठीक है, तो इसने गाजी की उपाधि धारण की, और ये बलबन के समय के सैनिक हैं। जलालुद्दीन खिलजी का अंगरक्षक भी रहे थे। मंगोलों के 29 आक्रमण को विफल करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। जैसे मंगोलों से रक्षा के लिए जलालुद्दीन खिलजी था, उसने बाद में सत्ता हथिया ली थी, ऐसे ही मलिक गाजी भी आपका मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए था, बहुत सफल था, और बाद में या इसने भी गद्दी को अपनाया। नहरों का निर्माण करने वाला ये पहला शासक है। सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला शासक है। इसने डाक व्यवस्था को बेहतर बनाया। खुसरो खां की हत्या करके 1000 खंबा महल में अपना राज्यारोहण इसने करवाया था। इसके टाइम पे ही संत थे निजामुद्दीन ओलिया। अब निजामुद्दीन ओलिया के पास में भी बहुत भीड़ थी, उनकी भी बहुत लोकप्रियता पॉपुलैरिटी थी, लोग उनसे कहते थे कि भाई आप राजा बनो। और ऐसी एक स्थिति आई कि सन 1325 में गयासुद्दीन तुगलक, बोलते हैं इसको जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली से बंगाल जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, बंगाल, जीएसटी। ये जीएसटी आज वाला जीएसटी मत सोचना, आज वाले जीएसटी में क्या हमारा बुद्धू बनाया गया, देखा तुमने, बोला जीएसटी कम हो गई है, कम हो गई है, कम हो गई है। अब भैया अब कम हो गई, पहले ज़्यादा थी। किसने लगाई थी जीएसटी, जब कांग्रेस उस बिल को लेके आ रही थी, कांग्रेस ने कहा था ये बिल अच्छा है,
तो सारा अपोजिशन कहता था कांग्रेस से कि नहीं ये बिल तो बहुत खराब है। और 2014 में तो मोदी जी का मेन एजेंडा रहा था जीएसटी बर्बाद कर देगा देश को। फिर उनके शासनकाल में वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, और उसमें जो कुछ भी वसूला गया अब कह रहे हैं कम करके अब इसका भी जश्न मनाओ। हमारी तो समझ के बाहर है। तुम्हारी समझ में आता हो तो तुम समझते रहो भैया। तो क्या बोलेंगे। वैसे ही जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक ये गए बंगाल। अब बंगाल गए तो वहां लोगों ने बताया कि भाई आप बंगाल से वापस जब दिल्ली जा रहे हैं तो वहां पर निजामुद्दीन औलिया आपकी हत्या का षड्यंत्र करेगा। तो उन्होंने पहली एक दूत भेज दिया कि ए निजामुद्दीन औलिया, इतने मैं दिल्ली पहुंचूं इतने तुम दिल्ली में दिखाई नहीं देने चाहिए। पत्र लिखवा दिया पहले ही, दिल्ली में तुम दिखाई नहीं देने चाहिए, ना तुम्हारे लोग दिखने चाहिए। निजामुद्दीन औलिया जी ने भी एक पत्र लिखा वापस, उन्होंने लिखा हनुज दिल्ली दूरस्थ, महाराज अभी दिल्ली दूर है, तो पहले दिल्ली आ तो जाओ। और हुआ भी ऐसे ही। दिल्ली आने से पहले ही उनके भतीजे ने कहते हैं एक ऐसा महल बनवा रखा था जिसमें दब करके उसकी मौत हो गई। ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु थे वो थे फकरुद्दीन, जिनको गजे शंकर कहते थे। इन दोनों की बातचीत का वर्णन फवायदुल फवाद पुस्तक में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं अमीर हसन सिज्जी। 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। लकड़ी का जो ये महल था किसने बनाया था, अहमद अयाज ने बनाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, इसका भतीजा था जीएसटी का एमबीटी। एमबीटी कौन है, जीएसटी का भतीजा। अब गद्दी पर कौन आया, एमबीटी। एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़िया नाम है ना इनके, जीएसटी, एमबीटी, फिर आएगा एफएसटी, एमबीटी। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बढ़िया आदमी था कुल मिलाकर कहें। लेकिन ये समय से आगे की सोचता था कुछ, और इसने जो कुछ भी सोचा कहते हैं परिस्थितियों के चलते हुए ये बेचारा अभागा था। इसके प्लान्स अच्छे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। सोचता अच्छा था लेकिन स्थितियां बदल जाती थीं और कुछ बेहतर नहीं हो पाता था। वो क्या क्या रहे वो सोचना है। तो सबसे शिक्षित शासक था, जिसको साथ ही रक्त पिपासु भी कहा गया, खून पीने वाला। भैया खून पीता था क्या? अभी बताएंगे कैसे। इसी का नाम मलिक फकरुद्दीन है, जो बचपन का नाम था। इसी को जूना खां कहते हैं, उलूग खां। एक और हमने बताया था उलूग खां बलबन को भी कहा था नसरुद्दीन महमूद ने, उसके क्या बोलेंगे बेट उसके, किसने, आपका दामाद ने। इसने स्वयं खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की और अपने सिक्कों पर जिल्लिल्लाह शब्द अंकित कराया। बोला हम ही हैं खलीफा। शुरुआत में मुस्लिम वर्ग का विरोध इसने झेला, क्योंकि खुद को खलीफा कहता है। पढ़े लिखे आदमी का बहुत विरोध भी हो जाता है, और सीधी सटाक बात कर देता कई बार। लेकिन इसने सभी वर्गों को सम्मान दिया। जैसे एक फिरोज नाई, एक रसोईया था इसका मंका, एक माली थे लाधा और पीरा इसके समय पर, और ये बहुत सम्मान देता था, उसके नज़दीकी लोग थे। अब ये देखिए इसको रक्त पिपासु क्यों कहा गया, वाई, ये हमको समझना है। इसके 4 असफल प्रयोग हुए। पहले इसने बोला राजधानी परिवर्तन। इसने कहा मंगोल भारत पर आक्रमण करते रहते हैं, राजधानी सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, इसको ले चलते हैं महाराष्ट्र में देवगिरी। सही सोच रहा है। उत्तर में राजधानी पूरे भारत का सेंटर नहीं है, महाराष्ट्र में हो जाएगी तो लगभग सेंटर हो जाएगा। सही सोच रहा है, गलत थोड़ी सोच रहा है, कुछ केंद्र बनाने का सोच रहा है। और सबसे बोला अब चलो तुम अपना सामान लेके उठा के, सबने अपने बक्से वक्से पैक कर लिए। और बेचारे ने सोचा रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, रुकने की व्यवस्थाएं, खाने की व्यवस्थाएं, जो तुम वहां जाओगे जमीन दी जाएगी सबको। लेकिन लोग तो लोग हैं, मन बना लेते हैं कहीं पे, भाई जहाँ रहते हैं आसपास परिवेश में, बोलो अपने रिश्तेदारों को भी ले चलो, सबको चलना है। लेकिन लोग तो लोग होते हैं, उनका मन नहीं लगता। एक कारण ये हुआ, वहां पहुंच करके फिर उधर बीमारी फैल गई प्लेग की। बीमारी फैल गई तो जहां पहुंचा था देवगिरी में, जहां उसने नाम भी उसको रखा देवगिरी को, दौलताबाद, वहां महामारी फैल गई इतनी, बोला भैया वापस चलो। अब लोग वापस आ रहे हैं 2000 किलोमीटर सिर पे सामान रख रख के। तो इसलिए कहा गया इसको, ये जो कुछ सोचता था तो वो विफल हो जाता किसी वजह से। इब्न बतूता कहता है इस बात को कि इसने जो राजधानी बदली थी वो एक पत्र की वजह से बदली थी। कहते हैं इसको लोग चिट्ठियों में गाली लिख के भेजते थे दिल्ली में, रोज चिट्ठी पड़ी मिलती थी सैनिकों को सबको। साले परेशान करते हैं, चलते हैं यहाँ से। जब उसको गाली मिल रही थी तो सब के सब वहां से वो चल दिए।
एएल श्रीवास्तव मंगोल आक्रमण की वजह से, एएल श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं जो कहते हैं नहीं, उस पत्र की वजह से नहीं, मंगोल आक्रमण की वजह से इसने ये बदला। बर्नी कहता है कि भारत के केंद्र में होने की वजह से, यानी कि भारत में दोनों जगह शासन उत्तर और दक्षिण में बराबर हो सके, इसलिए किया उसने। एमबीटी ने 2.5 वर्ष स्वर्ण द्वारी यानी कि जो आपका इलाहाबाद में है उसके तट पर व्यतीत किए। 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने एक सांकेतिक मुद्रा बनाई। देखिए पहले कॉइन चलते थे, कॉइन सोने का सिक्का या दुनिया में विनिमय चलता था। आप किसी से 1 किलो गेहूं का आटा लो और याद रखो आप उसको 1 किलो मक्के का आटा दे दो, कभी उसके घर मक्का होगी तो वो आपको मक्का दे देगा, कभी उसके घर गेहूं होंगे गेहूं दे देगा। किसी एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। करेंसी तब नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक लंबी सोचता है। सांकेतिक मुद्रा समझते हैं? सांकेतिक मुद्रा, आज आपके पास 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? वो वाला। तो 10 रुपए की कीमत कहीं भी 10 रुपए होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई आप 1 किलो मक्का, 1 किलो गेहूं के बदले में आपको 1 किलो मक्के का आटा दे दे तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। हाँ, व्यवहारशीलता में कर सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कोई आपसे बोले 10 रुपए 8 रुपए में चलेंगे, या कोई बोले तो आप ये कहने लगे किसी से मेरे 10 रुपए में 12 रुपए की चीजें मुझको दे दो। गुड डील अलग बात है, वो देने को 20 की भी दे सकता है, लेकिन क्या जनरली ऐसा होता? आप कहोगे नहीं, 10 रुपए बराबर 10 रुपए। तो यही सांकेतिक मुद्रा है कि जो उस पर लिखित है वही उसकी वास्तविक कीमत है। ये इसने ब्रॉन्ज की बनी हुई चलाई थी। ईश्वर टोपा ने कहा है चांदी की कमी के चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे की ये मुद्रा बनाई थी। खुरासान अभियान ये कहता है कि भारत पर बहुत आक्रमण होते हैं, तो एक काम करते हैं इस वाले एरिया को जीत लेते हैं हम ही बाहर चल के। बहुत सारी बड़ी सेना लगा दी, यहाँ के लोगों को खरीद लिया, जो इराक के अंदर साम्राज्य के अंदर लोग थे, बहुत पैसा बहाया। बाद में जो फाइनल एग्जीक्यूटर था, जो इस काम को अंजाम दिलाता, राजा का नज़दीक व्यक्ति था, उसी की मौत हो गई। तो कहते हैं बहुत सारा धन जो बर्बाद हुआ था किसी एक प्लानिंग के चलते, वो व्यक्ति मर गया, तो ये सब विफल हो गया, सारा पैसा बेकार गया। फिर बोलता है इधर से हिमाचल और चीन को सुरक्षित कर लेते हैं। यहाँ जो उसने लाखों की सेना भेजी, बर्फबारी और हिमपात के चलते हुए सब मारी गई, सारी सेना, कोई फायदा नहीं हुआ। दो आब, दो आब क्या होता है? दो माने संख्या दो, आब माने पानी, यानी गंगा और जमुना के बीच की जो भूमि है, तो दो आब के टैक्स को इसने बढ़ा करके 1/2 कर दिया था। किसानों की समस्याओं को समझा और किसानों के लिए दीवाने अमीर को ही इसने बनवाया, दीवाने अमीर को ही। ठीक है बस। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, यानी कि जो राजा पहले अपनी प्रशंसा लिखते थे, बहुत बोले कोई प्रशंसा नहीं लिखेगा अपनी, उसको बंद करवा दिया। सिंगोली का युद्ध भी लड़ा इसने मेवाड़ में, यानी कि राजस्थान में। और हमीर देव की उपाधि जो इसके समय पर थी वो थी विषम घाटी पंचानन, उसको कहा जाता है सिंगोली का युद्ध में। हालांकि विजित यही हुआ था। नगरकोट को भी जीता मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की विजय है। इसी के समय भारत में एक विदेशी यात्री आया था, इब्न बतूता, बगल में जूता, मोरक्को से आया, 1333 में आया। आके मुलाकात करता है मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक का दिल खुश हो जाता है, इतना ज्ञानी आदमी। उसको बोलता है तुम एक काम करो, काजी बन जाओ, दिल्ली का काजी। काजी का मतलब होता था न्याय विभाग का प्रमुख। जैसे आज दिल्ली में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस बना दिया इसको सीधे। तुम बोला तुम न्याय करोगे जनता के साथ में। और अपना दूत बनाकर बाद में अपने मैसेजेस के लिए उसको चीन भी भेजा था। इब्न बतूता की जो बुक है वो है किताबुल रहला, बहुत शानदार। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही भारत में कुछ राज्य अलग हो गए थे। जैसे कि दो राय बंधु थे इसके समय पर, हरिहर राय और बुक्का राय, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी दक्षिण में, कर्नाटक क्षेत्र में। एक हसन गंगू था, वो भी अलग हो गया था, उसने जाकर के बहमनी साम्राज्य को बसा लिया था आपका साउथ में, बहमनी साम्राज्य को। ये सब जो चीज़ें लिखी हुई ना, उनके गुरु कौन थे, ये सब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य में। प्रशासनिक कार्यालय कौन से थे इसके? प्रशासनिक कार्य, सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई मलिक फिरोज को नायब बारबक के पद पर नियुक्त किया। मलिक बयाज खिलजी को लखनौती का राज्यपाल नियुक्त किया।
कमरुद्दीन को सदरे जहां के पद पर तथा शेख सिहाबुद्दीन को दीवान मुस्तकराज के पद पर नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपने राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की, ऐसा नहीं नेपोटिज्म के आधार पर कि चाचा ताऊ के हैं तो इनको लगा लो। किसके अंदर एबिलिटी है, किसके अंदर योग्यता है। हिंदुओं के त्योहार होली में शामिल होने वाला पहला सुल्तान ये बना। गायों के लिए गौशाला का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान बना। दिल्ली का पहला सुल्तान जो कि अजमेर शरीफ गया। अजमेर शरीफ किसका मैंने बताया था आपको, याद है? चिश्ती साहब की दरगाह मैंने आपको बताई थी। इसके समय बहुत सारे विद्रोह हुए। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक 22 विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए। बंगाल विद्रोह किया एक शमसुद्दीन नामक व्यक्ति ने, उसने अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी थी, ये प्रमुख विद्रोह है। 1350 में गुजरात में तघी नामक एक व्यक्ति ने नेतृत्व करके विद्रोह कर दिया था। लेकिन हमको याद रखनी है 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मौत। कब से कब तक रहा? 1325 से 1351 यानी कि, और इससे पहले आपका 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक, फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक रहा। बदायूनी कहता है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिली। वो तो लोगों का भला करना चाहता था, कहते हैं बेचारा कर ही नहीं पाया, मुक्ति मिल गई उसे भी लोगों से। और लोग जो उससे परेशान थे वो कह रहे हमें भी मुक्ति मिली इससे, हमें नहीं चाहिए इतना बढ़िया राजा। तो इसके बाद गद्दी पर आता है फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज काफ़ी हमने अच्छा बगैर ध्यान भटकाए काफ़ी कुछ पढ़ा। तो इतना काफ़ी लेक्चर है ये आज का, मैं उम्मीद करूँगा आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को हम कल की कक्षा में आगे पढ़ेंगे। आप एक बार इसको रिवाइज करना अच्छे से जो हमने पढ़ा है। ठीक है बॉस, ख्याल रखिए। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। बस अभी तो टाइम है। बताएंगे एक बार, समझ में आती है ना चीज़ें? ये बताओ एक बार, पढ़ाई कैसी आपकी चल रही है? बस अच्छे से रिवीजन करते रहना। और किसी एक टिप्स की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी से पूछो मुझे इसके लिए टिप्स दे दो, ये मुझे ट्रिक बता दो, ये मैं कैसे करूँ, ये मुझे याद नहीं होता। ये सब बहाने हैं दोस्त। खुद पे विश्वास करना, सिर्फ मैं कर लूँगा, वो विश्वास कर लोगे तो सब कुछ रहा अपना आप बनती चली जाएंगी। और आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, यदि आप डिजर्व करते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ, है ना। अगर आप मेहनत करते होंगे, और मेहनत करने का सिर्फ एक नियम है, जब रात को आप सोने जाएं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ दिन में आपने मेहनत की थी, थकान होनी चाहिए। वो थकान भी नहीं है तो आपको लगना चाहिए आपने दिन व्यर्थ नहीं किया है। अगर आप रात को सो रहे हैं और आपको ये पता है कि नहीं दिन आपने व्यर्थ किया था, तो अभी आप कामयाबी के लिए थोड़ा इंतज़ार करने को तैयार होना ही पड़ेगा। थोड़ा इंतज़ार के बाद ही मिलेगी, वो भी आप अपना शेड्यूल बदलेंगे तो। शेड्यूल नहीं बदला तो फिर तो मतलब फिसल भी जाती है हाथ से कामयाबी। रोज़ मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। और ज़रूरी नहीं एक लंबा टाइम टेबल बनाओ, जो जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं आइडियल तरीके से पढ़िए। और 5-6 दिन का अपना स्टडी प्लान बनाया करो, फिर बदल के नया स्टडी प्लान बनाया करो, क्या ज़रूरत है। पूरी मार्किंग रखो, आप क्या पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ चुके हैं तो क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे हर सब्जेक्ट का एक अपना बना लोगे, ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, ये हुए हैं, अभी ये नहीं हुए हैं, ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ, इसका रिवीजन मैं कर चुका हूँ, एक बार ये कर लेता हूँ। जितना शांत होगे, जितना मुस्कुरा के तैयारी करोगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और एक दिन आप देखना इस बात को, आप खुद इस बात को कह रहे होंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।